हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मनीष और डीएवी गुरु के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग साइंस के थर्ड चैप्टर को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसका पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है और उस पार्ट 1 में हमने इस चैप्टर का कुछ स्टार्टिंग का टॉपिक्स को कवर कर लिया था। अभी तो इस चैप्टर में बहुत सारा टॉपिक बचा हुआ है, तो कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक हम लोग इस वीडियो में कवर कर लें। इससे पहले के सभी वीडियो जो कि मैंने डीएवी पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए बनाए हैं, आपको सब्जेक्ट वाइज क्लास वाइज प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप वहां से जाके उन वीडियोस को कभी भी देख सकते हो, उनको देखना। और अगर आपको वो हेल्पफुल लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह डीएवी पब्लिक स्कूल के लिए वीडियोस आते रहते हैं। इससे पहले कि हम लोग चैप्टर को आगे कंटिन्यू करें, पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमने कौन कौन सा टॉपिक ऑलरेडी पढ़ लिया था और कौन कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना बाकी है। तो सबसे पहला जो हमने टाइटल दिया था अंडरस्टैंडिंग द बेसिक टर्म्स, इसमें हमें बेसिक टर्म्स को जानना था, जो कि हमें चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया गया है, तो इसको हमने पढ़ लिया था। उसके बाद दूसरा जो टॉपिक हमने पढ़ा था उसका टाइटल था केमिकल सिंबल, जिसमें कि बहुत सारे एलिमेंट्स का हमने केमिकल सिंबल याद किया था। उसके बाद तीसरा जो टॉपिक है वो है केमिकल फार्मूला। इस टॉपिक को हमने पूरा नहीं पढ़ा था। केमिकल फार्मूला क्या होता है वो हम लोग को पढ़ना है अभी, और हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला, और कोई भी केमिकल फार्मूला हम लोग कैसे लिखते हैं वो अभी हमें पढ़ना बाकी है, तो इसको हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद केमिकल चेंजेस क्या होता है ये हमने नहीं पढ़ा था, इसको भी हमें पढ़ना है। उसके बाद केमिकल इक्वेशन क्या होता है, इसके बारे में बेसिक हमने जान लिया था, बट बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन और टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये दोनों टॉपिक हमने नहीं पढ़ा था। तो जो टॉपिक बचा हुआ है कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लें। अगर बच जाता है तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ लेंगे इसको। स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक को, जिसका टाइटल है केमिकल फार्मूला। अब देखो केमिकल फार्मूला होता क्या है। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि कोई भी मैटर जो होता है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना होता है, जिसको हम लोग मॉलिक्यूल बोलते हैं, और वो मॉलिक्यूल भी फिर छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना होता है, जिसको हम लोग एटम्स बोलते हैं। तो कोई भी मॉलिक्यूल है, किसी भी मैटर का जो मॉलिक्यूल है, उसमें कौन सा एटम कितना कितना है ये हमें पता चलता है केमिकल फार्मूला से। अभी देखो अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं एक मैटर है वाटर, जो कि बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है, और उस मॉलिक्यूल का हम लोग फार्मूला लिखते हैं H2O। तो ये जो केमिकल फार्मूला मिला हमें वाटर के मॉलिक्यूल का, इससे हमें ये पता चलता है कि वाटर के एक मॉलिक्यूल में कितना एटम हाइड्रोजन का है और कितना एटम ऑक्सीजन का है। तो H2O कहने का मतलब हुआ कि वाटर के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का 2 एटम है और ऑक्सीजन का 1 एटम है। हाइड्रोजन का 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम मिलके ही वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाता है, और वैसा वैसा ही बहुत सारा मॉलिक्यूल मिलके वाटर बना देता है। अगर यहीं पे अगर हम लोग थोड़ा सा चेंज कर दें, हाइड्रोजन का 2 एटम और ऑक्सीजन का भी 2 एटम अगर मिला दें, तो फिर वहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन नहीं होगा, वाटर वहाँ पे नहीं बनेगा। उसी के बारे में यहाँ पे लिखा है द केमिकल फार्मूला ऑफ ए सब्सटेंस इज बेस्ड ऑन द कंपोजिशन ऑफ दैट सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का केमिकल फार्मूला जो होता है उस सब्सटेंस के कंपोजिशन पे डिपेंड करता है कि उस सब्सटेंस में कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। इट इंडिकेट्स द टाइप एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच काइंड प्रेजेंट इन दैट सब्सटेंस। केमिकल फार्मूला से हमें ये पता चलता है कि उस सब्सटेंस में कौन कौन सा एटम प्रेजेंट है और उस एटम का नंबर क्या है, यानी कि उसकी संख्या क्या है। फॉर एग्जाम्पल द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर इज रिटन एज H2O। वाटर का फार्मूला हम लोग क्या लिखते हैं, H2O लिखते हैं। दिस मीन्स that water molecule is formed by the combination of 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen। इससे हमें यही पता चलता है कि वाटर का एक मॉलिक्यूल जो है वो हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के 1 एटम के मिलने के बाद बनता है। सिमिलरली द फार्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2। उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड का भी फार्मूला है CO2। इसका क्या मतलब हुआ, दिस मीन्स दैट कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इज फाउंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन एंड 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे आप देख के साफ साफ बता सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल में क्या क्या होता है, कार्बन नाम का 1 एटम होता है और ऑक्सीजन नाम का 2 एटम होता है। कार्बन और ऑक्सीजन का 2 एटम मिलके ही कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। इसी टॉपिक के अंदर में एक सब टॉपिक भी है जिसका टाइटल है हाउ टू राइट द केमिकल फार्मूला, यानी कि किसी सब्सटेंस का केमिकल फार्मूला हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, उसी के बारे में यहाँ पे हमें पढ़ना है। तो यहाँ पे लिखा है टू राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ ए सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस का केमिकल फार्मूला लिखने के लिए द केमिकल सिंबल ऑफ ऑल द एलिमेंट्स आर रिटन। उस सब्सटेंस में जितना भी एलिमेंट प्रेजेंट है उसका हम लोग केमिकल सिंबल लिखते हैं। तो केमिकल सिंबल के बारे में तो हमने पार्ट 1 में ऑलरेडी पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन का केमिकल सिंबल H होता है, नाइट्रोजन का N होता है, ऑक्सीजन का O होता है, कार्बन का C होता है।
तो ऐसा ऐसा बहुत सारा सिंबल एक टेबल के फॉर्म में हमने देखा था वहाँ पे। आपको उसको याद करना था, अगर आपने याद नहीं किया तो उसको अच्छे से याद कर लेना, आगे प्रॉब्लम नहीं होगा फिर। एंड द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज रिटन एज अ सबस्क्रिप्ट टू द राइट साइड ऑफ इट्स सिंबल। केमिकल फार्मूला लिखने के लिए सबसे पहले तो हम लोग केमिकल सिंबल लिखेंगे उस सब्सटेंस में जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है उसका। उसके बाद सब स्क्रिप्ट के फॉर्म में, सब स्क्रिप्ट क्या होता है अभी हम समझा देंगे। सब स्क्रिप्ट के फॉर्म में उसी सिंबल के राइट साइड में हम लोग एटम्स की संख्या लिखेंगे कि उस सब्सटेंस में जो एलिमेंट प्रेजेंट है उस एलिमेंट में नंबर ऑफ एटम्स क्या है। जैसे कि हम लोग वाटर का फॉर्मूला जानते हैं, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है H2O। तो यहाँ पे 2 जो लिखा गया है ना सब स्क्रिप्ट के फॉर्म में है, हम लोग ऐसे नहीं लिखते हैं H2 कैपिटल O, ऐसे हम लोग नहीं लिखते हैं, हम लोग ऐसे लिखते हैं, 2 स्मॉल रहता है सब स्क्रिप्ट के फॉर्म में। तो यहाँ पे जो हमने फार्मूला लिखा है इसमें H जो है केमिकल सिंबल है हाइड्रोजन का, O जो है केमिकल सिंबल है ऑक्सीजन का, और ये जो 2 हमने लिखा ना सब स्क्रिप्ट के फॉर्म में, यही है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। यानी कि हाइड्रोजन का 2 एटम है, ऑक्सीजन का 1 एटम है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे O1 नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली हम लोग O लिख देते हैं। आगे यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया गया है जो कि है नाइट्रिक एसिड का एग्जाम्पल। नाइट्रिक एसिड जो है उसका फॉर्मूला होता है HNO3। तो इसके केमिकल फार्मूला से ही हमें पता चल जाएगा कि नाइट्रिक एसिड में हाइड्रोजन का 1 एटम होता है, उसके बाद नाइट्रोजन का 1 एटम होता है, और उसके बाद ऑक्सीजन का 3 एटम होता है। और उसके बाद जब तीनों मिल जाते हैं, केमिकली बॉन्ड बना लेते हैं, तो उसके बाद नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। वही लिखा है, फॉर एग्जांपल नाइट्रिक एसिड कंटेन्स 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 1 एटम उसमें होता है, 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का 1 एटम, नाइट्रोजन का 1 एटम और ऑक्सीजन का 3 एटम उसमें प्रेजेंट होता है। द केमिकल फार्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड इज देयरफॉर रिटन एज HNO3, इसीलिए हम लोग इसका फार्मूला HNO3 लिखते हैं। 1 इज नॉट रिटन एज अ सबस्क्रिप्ट, अगर किसी में नंबर ऑफ एटम 1 है तो उसको हम लोग नहीं लिखते हैं, ऐसे 1 हम लोग नहीं लिखते हैं उसको। सिमिलरली ग्लूकोज कंटेन्स 6 एटम्स ऑफ कार्बन, ग्लूकोज में कार्बन का 6 एटम प्रेजेंट होता है, 12 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जो है 12 एटम प्रेजेंट होता है, एंड 6 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का 6 एटम प्रेजेंट होता है। इट्स केमिकल फार्मूला इज देयरफॉर रिटन एज C6H12O6, और इसीलिए हम लोग ये इसका केमिकल फार्मूला, ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला C6H12O6 लिख देते हैं। अभी तक हम लोग जितना भी सब्सटेंस का केमिकल फार्मूला पढ़े हैं आप उसको याद करते जाना, इसको आगे के लिए मत छोड़ना। जैसे कि हम लोग नाइट्रिक एसिड का HNO3 पढ़े, इसको रट जाना है। उसके बाद ग्लूकोज का हम लोग C6H12O6 पढ़े, इसको भी रट जाना है क्योंकि एग्जाम में ये सब पूछा जाता है। आगे यहाँ पे लिखा है मेनी सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। बहुत सारे सब्सटेंस जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, कॉल्ड आयंस, और उन पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को हम लोग आयन बोलते हैं। आयंस को समझने के लिए हमें थोड़ा सा बेसिक से समझना पड़ेगा। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि कोई भी सब्सटेंस जो होता है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है जिसको हम लोग एटम बोलते हैं, बट एक्चुअल में एटम भी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके खुद बना होता है, और उन पार्टिकल्स का नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, यानी कि इसका चार्ज नेगेटिव होता है। प्रोटॉन जो होता है ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, यानी कि इसका चार्ज प्लस होता है, पॉजिटिव होता है। और जो न्यूट्रॉन होता है उसका कोई चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रल होता है। तो इस तरह से ये 3 पार्टिकल मिलके एटम बनाते हैं। उसके बाद ऐसे ऐसे बहुत सारे एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं, और फिर ऐसे ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलके कोई मैटर या सब्सटेंस बनाते हैं। अब देखो एटम्स और आयन में क्या डिफरेंस है। एक तरफ हम लोग लिख देते हैं एटम्स और एक तरफ लिख देते हैं आयन। एटम में क्या होता है कि जितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन 10 होगा तो प्रोटॉन भी 10 होगा, इलेक्ट्रॉन अगर 15 होगा तो प्रोटॉन भी 15 होगा। इस तरीके से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होता है एटम्स के केस में। लेकिन अगर किसी एटम में ऐसा नहीं हो, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर हो जाए नंबर ऑफ प्रोटॉन से, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस हो जाए नंबर ऑफ प्रोटॉन से, यानी कि किसी केस में प्रोटॉन ज़्यादा हो सकता है, किसी केस में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो सकता है, उस केस में क्या होगा, इसको हम लोग इसका नाम बदल के हम लोग आयन रख देंगे, उसको हम लोग आयन बोलेंगे। अब देखो किसी आयन में अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है उसका क्या मतलब हुआ कि उसमें नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। तो किसी आयन में अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है यानी कि माइनस माइनस ज़्यादा है तो उसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। लेकिन अगर किसी पार्टिकल में ऐसा केस है इलेक्ट्रॉन इज लेस देन प्रोटॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन कम है प्रोटॉन ज़्यादा है, तो प्रोटॉन जब ज़्यादा है तो उसका क्या मतलब हुआ कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ज़्यादा होगा,
तो उस आयन में प्लस का मात्रा ज़्यादा होगा और माइनस का मात्रा कम होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज आयन। एकदम सिंपल चीज़ है। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हुआ तो उसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिवली चार्ज आयन, प्रोटॉन ज़्यादा हुआ तो उसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज आयन। और अगर दोनों इक्वल है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अगर दोनों बराबर है, तो उसको हम लोग आयन बोलेंगे ही नहीं, उसको हम लोग एटम बोलेंगे सिंपली। तो यहाँ तक हम लोग समझ लिए कि आयंस क्या होता है और आयंस और एटम में क्या डिफरेंस है वो भी हम लोग देख लिए। अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है लेट अस लर्न टू राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ सच सब्सटेंसेस। अब हम लोग ऐसे सब्सटेंसेस का केमिकल फार्मूला लिखना सीखेंगे जिसमें कि आयंस प्रेजेंट होते हैं। दो या दो से अधिक आयन मिल के वो केमिकल बनाते हैं, केमिकल सब्सटेंस बनाते हैं। फॉर दिस वी नीड टू नो द सिंबल एंड चार्जेस ऑफ डिफरेंट आयंस प्रेजेंट इन अ गिवन सब्सटेंस। इसके लिए एक गिवन सब्सटेंस में कौन कौन सा आयन प्रेजेंट है, उस पर चार्ज कितना है, उसका सिंबल क्या है, ये जानना हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी हम लोग किसी भी सब्सटेंस का केमिकल फार्मूला लिख पाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कोई दो आयन मिलके कैसे एक नया सब्सटेंस बना देता है। पहला आयन है सोडियम, दूसरा आयन है ऑक्सीजन। दोनों मिलने के बाद एक नया सब्सटेंस बना दिया है जिसका केमिकल फार्मूला है Na2O1। ये केमिकल फार्मूला कैसे आया, यहाँ पे +1 क्या है, यहाँ पे 2 क्या है, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में अभी पढ़ेंगे। और एक बार अच्छे से देख लोगे वीडियो तो ये सब कैसे होता है उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो आगे जो हम लोग फार्मूला लिखना सीखेंगे उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टेबल। टेबल में जितना भी आयंस का नाम और उसका सिंबल दिया गया है वो आपको याद रहना चाहिए, तभी आप किसी भी केमिकल का फार्मूला लिख पाओगे। पहला जो आयन यहाँ पे गिवन है वो है सोडियम। सोडियम का केमिकल सिंबल हमने पढ़ा था Na होता है, क्योंकि सोडियम का एक दूसरा नाम भी है जो कि है नेट्रियम, और नेट्रियम का स्टार्टिंग होता है Na से, इसीलिए इसका जो सिंबल है वो Na बना दिया गया है। लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ भी है, ये प्लस का सिंबल। ये यहाँ पे क्यों है इसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोडियम आयन का जो सिंबल हमने पढ़ा वो होता है Na+। का क्या मतलब हुआ, ध्यान से समझना। हमने नॉर्मली पढ़ा था कि किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन का संख्या होता है और जो प्रोटॉन का संख्या होता है दोनों इक्वल होता है, यानी कि जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन होता है नॉर्मली किसी एटम में। लेकिन अगर एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या अलग अलग हो जाए तो उसको हम लोग आयन बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे है। इस केस में क्या है कि यहाँ पे प्लस का सिंबल है ना, और एक चीज़ मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है और प्रोटॉन जो है ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, यानी कि पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे प्लस का सिंबल दिख रहा है ना, मतलब इसमें प्रोटॉन ज़्यादा है। अगर कहीं पे माइनस का सिंबल दिखे, जैसे कि क्लोरीन है उसमें माइनस का सिंबल दिखेगा, अभी हम लोग लिस्ट में देखेंगे, तो क्लोरीन में माइनस का सिंबल है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे एक प्लस का सिंबल है ना, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एक प्रोटॉन ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन जितना भी होगा, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन अगर 10 है तो प्रोटॉन कितना होगा, एक ज़्यादा होगा, प्रोटॉन इक्वल टू 11 होगा। उसी तरीके से क्लोरीन में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है एक ज़्यादा है, यानी कि प्रोटॉन अगर 10 होगा तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इन दोनों सिंबल से बस हमें ये पता चलता है कि उस आयन में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है या प्रोटॉन ज़्यादा है। अब ये इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन में जो डिसबैलेंस होता है इसी के कारण बॉन्ड बनता है, जिसको हम लोग आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। इसके बारे में डिटेल में अगले क्लास में हमें पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे बस इतना समझो कि इसको आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, और कैसे बॉन्ड बनता है इसको अभी हम लोग अच्छे से समझेंगे आगे। तो एक बार पूरे लिस्ट को पढ़ लेते हैं। यहाँ पे मैग्नीशियम को हम लोग Mg से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे 2+ लिखा हुआ है, यानी कि 2 प्रोटॉन इसमें ज़्यादा है, यानी कि 2 पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। अगर इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं 10 है तो प्रोटॉन कितना हो जाएगा, 2 ज़्यादा, यानी कि 12 हो जाएगा। ये सब ध्यान से समझना, क्योंकि इसी को यूज़ करके हम लोग आगे फार्मूला बनाएंगे। उसके बाद है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का क्या लिखा हुआ है, Al3+। 3+ का मतलब क्या हुआ कि इसमें 3 प्रोटॉन ज़्यादा है, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है इसमें। अगर इलेक्ट्रॉन 10 होगा तो प्रोटॉन कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 ज़्यादा है। उसी तरीके से कैल्शियम। कैल्शियम में लिखा है 2+, मतलब इसमें भी 2 प्रोटॉन ज़्यादा है। अगर इलेक्ट्रॉन 5 होगा तो 2 ज़्यादा, मतलब प्रोटॉन कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा यहाँ पे। ये सब अच्छे से समझते चलना। उसके बाद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पे भी प्लस का सिंबल है, मतलब इसमें 1 प्रोटॉन ज़्यादा है। कॉपर में 2+ का सिंबल है, यानी कि इसमें 2 प्रोटॉन ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन जितना भी होगा, मान लेते 5 होगा तो प्रोटॉन कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 2 ज़्यादा। उसी तरीके से आयरन का 2+ लिखा है, मतलब आयरन में 2 प्रोटॉन ज़्यादा है। जिंक का 2+ लिखा है, यानी कि जिंक में 2 प्रोटॉन ज़्यादा है। उसके बाद अमोनियम। अमोनियम में 1+ लिखा हुआ है, यानी कि इसमें 1 प्रोटॉन ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन अगर 10 है तो प्रोटॉन कितना हो जाएगा, 11, 1 ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस वाला है, देखो
क्लोराइड इसका क्या है यहाँ पे Cl माइनस, माइनस का मतलब क्या हुआ कि एक प्रोटॉन कम या एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं। अगर प्रोटॉन का संख्या 10 है तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 11, इलेक्ट्रॉन एक ज़्यादा होगा क्योंकि माइनस का सिंबल है। यहाँ पे 2 माइनस है यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है इसके पास। यहाँ पे 1 माइनस है यानी कि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। यहाँ पे 2 माइनस यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। यहाँ पे 2 माइनस फिर से 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। 1 माइनस 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। यहाँ पे 1 माइनस 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। यहाँ पे 3 माइनस यानी कि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। अब इन्हीं सारे एक्स्ट्रा प्रोटॉन और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को यूज़ करके हम लोग कंपाउंड बनाना सीखेंगे। आगे इस पैराग्राफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें समझाया गया है, इसको ध्यान से समझना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बोला गया है कि अगर कोई सब्सटेंस है जिसमें कि एक पॉजिटिव आयन है और एक नेगेटिव आयन है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड होता है नमक का फॉर्मूला। तो यहाँ पे सोडियम जो होता है एक पॉजिटिव आयन होता है और क्लोराइड जो होता है वो एक नेगेटिव आयन है। तो सोडियम और क्लोराइड का जब हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे तो कुछ ऐसे लिखेंगे NaCl। सोडियम जो पॉजिटिव आयन है उसको हम लोग पहले लिखेंगे और क्लोरीन जो नेगेटिव आयन है उसको हम लोग बाद में लिखेंगे। उसके अपोजिट यानी कि ClNa ऐसे हम लोग नहीं लिखेंगे। अगर ऐसे हम लोग लिख देते हैं तो ये फॉर्मूला गलत हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी किसी भी सब्सटेंस का केमिकल फार्मूला हम लोग लिखें और उसमें 2 आयन प्रेजेंट हो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो हमेशा हमें क्या करना है, पॉजिटिव आयन को पहले लिखना है और नेगेटिव आयन को हमें बाद में लिखना है। उसके बाद हमें यहाँ पे 3 रूल्स गिवन है जिसको हमें हमेशा फॉलो करना है जब भी हम लोग केमिकल फार्मूला लिखने जाएंगे। तो इन रूल्स को हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग सीख लेते हैं कि हम लोग केमिकल फार्मूला लिखते कैसे हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं सॉल्ट का। सॉल्ट का फॉर्मूला अभी हमने जाना था कि NaCl होता है, इसको याद रखना है हमेशा। इसमें क्या क्या है, कौन कौन आयन इसमें प्रेजेंट है। एक तो सोडियम आयन है जिसका सिंबल होता है Na+, और दूसरा जो आयन प्रेजेंट है वो है क्लोराइड आयन जिसका सिंबल होता है Cl-। तो सोडियम और क्लोराइड मिलके सोडियम क्लोराइड बनाता है। नमक का जो है केमिकल नेम है सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पे देखो NaCl जो है बनता कैसे है, इसको समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल लेंगे जिक्सॉ पजल का। जिक्सॉ पजल में आप देखे होगे, इसको तो आप बनाए भी होगे। इसमें क्या होता है कि एक पार्ट में कुछ एक्स्ट्रा निकला हुआ रहता है और एक दूसरे पार्ट में कुछ गैप रहता है, और जब हम दोनों को कनेक्ट करते हैं तो ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है ये उस गैप को फिल कर देता है और दोनों एक बॉन्ड बना लेता है, दोनों के बीच में कनेक्शन हो जाता है। कुछ इसी तरीके से केमिस्ट्री में भी 2 आयन्स के बीच कनेक्शन होता है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, पहला आयन क्या है, सोडियम, इसको हम लोग लेते हैं यहाँ पे लिखते हैं सोडियम Na+। दूसरा आयन क्या है, क्लोराइड, तो इसको हम लोग ले लेते हैं Cl-। ये हो गया। अब सोडियम के लिए हम लोग एक जिक्सॉ पजल का पार्ट बना लेते हैं, कुछ ऐसे एक रफ डायग्राम बना लेते हैं जिसमें कि कुछ पार्ट निकला हुआ है ऐसे। यहाँ पे प्लस है यानी कि थोड़ा सा पार्ट निकला हुआ है इसमें, और यहाँ पे माइनस है इसलिए थोड़ा सा हम लोग गैप मान लेंगे। इसके अपोजिट भी हम लोग मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है और यहाँ पे क्या है, गैप है। जब हम इन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, एक बड़ा सा पार्ट बनेगा और बीच में हमें ऐसा दिखेगा। तो ये कनेक्शन बन गया, दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्शन बना लिया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये सोडियम है और ये क्लोराइड है, ये एक बॉन्ड बना लिया। इस बॉन्ड को बनाने के लिए हमें सोडियम कितना चाहिए था, हमें सोडियम 1 चाहिए था, तो सोडियम 1, और क्लोराइड हमें कितना चाहिए था, वो भी 1 चाहिए था। तो हम लोग Na1Cl1 ये हमारा रिक्वायरमेंट था, लेकिन 1 हम लोग लिखते नहीं है, हम लोग इसको सिंपली ऐसे लिख देंगे NaCl। तो इस तरीके से सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला बन गया। इसको बुक में क्रिस क्रॉस ऐसे करके भी बताया गया है, वैसे भी अभी समझेंगे। अब हम लोग एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में 2 आयन लिया गया है, पहला है सोडियम आयन और दूसरा है ऑक्साइड आयन। इन दोनों को यूज़ करके एक नया सब्सटेंस बनाया जिसका केमिकल फार्मूला है Na2O1। अब यहाँ पे देखो कुछ उल्टा पुल्टा नहीं हो गया, यहाँ पे सोडियम पर +1 चार्ज था लेकिन यहाँ पे 2 दिख रहा है। ऑक्साइड जो है उस पर -2 चार्ज था लेकिन यहाँ पे 1 दिख रहा है, और यहाँ पे कुछ क्रिस क्रॉस करके भी बताया गया है। तो इसको हम लोग बाद में समझेंगे, पहले सिंपल वे में समझते हैं जिक्सॉ पजल वाले मेथड से। सोडियम जो है उस पर +1 चार्ज है, यानी कि इसमें हम लोग एक पार्ट एक्स्ट्रा निकाल देंगे। सोडियम जो होगा पूरा, इसको हम लोग ऐसे करते हैं और छोटा सा एक पार्ट एक्स्ट्रा निकाल देते हैं, जो कि जिक्सॉ पजल में जैसे निकला हुआ रहता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑक्साइड में लिखा है 2-, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 2 गैप होगा, एक गैप ऊपर बना देते हैं और एक गैप नीचे बना देते हैं। 2 गैप इसमें हो गया। अब देखो इसको घेर दिया ऐसे करके। अब देखो जब इस दोनों गैप को फिल करना होगा तो हमें तो सोडियम 2 चाहिए होगा ना,
ऐसा ऐसा 2 जब तक नहीं रहेगा तब तक दोनों गैप कैसे फिल होगा, इस गैप से तो ये भर देंगे हम लोग, फिर ऐसा एक और लेंगे और इसको फिल कर देंगे, तभी तो दोनों गैप भरेगा। इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम जो है हमें 2 चाहिए और ऑक्साइड 1, ये जो है ऑक्साइड 1 चाहिए। तो इसको हम लोग सिंपल वे में कैसे लिखेंगे, Na2O, सिंपल, O के साथ 1 नहीं लिखेंगे यहाँ पे जैसे करके बताया गया है। तो ऐसे अगर समझ में आता है तो ऐसे बनाना है, अदरवाइज अगर क्रिस क्रॉस मेथड से समझ में आता है तो वैसे हम लोग को फॉर्मूला लिखना है। अब यहाँ पे देखो क्रिस क्रॉस मेथड से कैसे होगा, यहाँ पे सोडियम +1 चार्ज है उसका, ऑक्साइड -2 चार्ज है। तो इसका फॉर्मूला लिखने के लिए पहले तो हम लोग पॉजिटिव आयन को लिखेंगे, तो Na पहले लिखेंगे और O बाद में लिखेंगे क्योंकि O नेगेटिव आयन है। इस पर जो चार्ज था ना उसको इसका बेस बना देंगे, सबस्क्रिप्ट बना देंगे O का, तो इस पर चार्ज था 1, O 1 को यहाँ पे ले आए। उसके बाद ऑक्साइड पे जो चार्ज था ये 2 जो था माइनस में, उसको हम लोग यहाँ पे ले आए सोडियम के पास, तो ये यहाँ पे आ गया 2। अब ये जो फॉर्मूला बन गया Na2O1, इसी फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करके हम लोग ऐसे लिखेंगे क्योंकि 1 को हम लोग नहीं लिखते हैं। तो इस तरह से सोडियम ऑक्साइड जो है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Na2O। और ये सोडियम ऑक्साइड कैसे बना, 2 आयन्स को यूज़ करके बना। पहला है सोडियम आयन जो कि पॉजिटिव आयन है और दूसरा है ऑक्साइड आयन जो कि नेगेटिव आयन है। एग्जाम्पल नंबर 2 में फिर से 2 आयन लिया गया है, पहला है एल्यूमिनियम आयन और दूसरा है सल्फेट आयन, और उन दोनों को रिएक्ट करवा के एक नया सब्सटेंस बनाया जिसका नाम है एल्यूमिनियम सल्फेट। अब देखो एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला ऐसा कैसे आ गया उसको अच्छे से समझना। एल्यूमिनियम का जो सिंबल गिवन है वो है Al3+, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं Al3+, और जो सल्फेट का यानी कि SO4 का जो सिंबल गिवन है वो है SO4 2-, तो यहाँ पे लिखते हैं SO4 2-। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें एल्यूमिनियम में जो है 3 प्रोटॉन एक्स्ट्रा है और जो सल्फेट है उसमें क्या है 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, माइनस का सिंबल है ना। अब इसको ध्यान से देखो, हम लोग जिक्सॉ पजल के हेल्प से बनाते हैं इसको। एल्यूमिनियम को हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, कुछ ऐसे निकालेंगे और इसमें 3 एक्स्ट्रा पोर्शन हम लोग निकाल देंगे क्योंकि 3+ है। एकदम सिंपल चीज़ है, ध्यान से समझना। ये हो गया एल्यूमिनियम का पार्ट। और उसके बाद ये जो सल्फेट है उसमें 2- है ना, तो इसमें 2 गैप हम लोग निकालेंगे, एक गैप ये हो गया, एक गैप दूसरा ये हो गया। अब इसी गैप को फिल करना है हम लोग को। अगर हम लोग दोनों को कनेक्ट करें तो हमें गैप को फिल हो जाना चाहिए हमारा गैप, तभी हम लोग का बॉन्ड यानी कि कंपाउंड बनेगा। ये हो गया SO4। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा पोर्शन है और यहाँ पे 2 ही गैप है, तो 3 से 2 कैसे हम लोग फिल करेंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि जितना एक्स्ट्रा पोर्शन है उतना ही गैप होना चाहिए, लेकिन हमारा क्या है 3 एक्स्ट्रा पोर्शन है और यहाँ पे 2 ही गैप है, दोनों को इक्वल हमें करना है। तो इक्वल कैसे कर सकते हैं, अगर हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 2 जा 6 हो जाएगा और इधर भी 2 3 जा 6 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा ऐसा जो पार्ट है जिक्सॉ पजल का जो पार्ट है वैसा वैसा हमें 2 चाहिए, तब इधर 6 एक्स्ट्रा पोर्शन निकलेगा। तो ऐसा ऐसा 2 हम लोग बना देते हैं। ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। चलो 2 हमने बना दिया, टोटल 6 एक्स्ट्रा पोर्शन मिल गया। और ऐसा ऐसा हम लोग को कितना चाहिए, हमें 3 चाहिए, मल्टीप्लाई बाई 3 की है ना, तो 3 हम लोग बना देते हैं। ये दूसरा बना रहे हैं, अभी 2 गैप हो गया और फिर से ये तीसरा बना दिए, 2 गैप इसमें भी हो गया। अब देखो एल्यूमिनियम वाले साइड में भी 6 एक्स्ट्रा पोर्शन हो गया और जो सल्फेट है उस वाले साइड में भी 6 एक्स्ट्रा गैप हो गया। अब तो दोनों एक दूसरे को फिल कर सकता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमें 2 एल्यूमिनियम चाहिए, एक यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया। और जो सल्फेट है SO4 जो है हमें कितना चाहिए, SO4 हमें 3 चाहिए, 1 2 3। तो इसका मतलब इसका फॉर्मूला हम लोग क्या लिखेंगे, Al2 और SO4 जो है वो हमें कितना चाहिए, 3 चाहिए। अब देखो यही फॉर्मूला वहाँ पे बुक में हमें गिवन है, Al2 और SO4 3। यहाँ पे ध्यान से देखो Al2 SO4 3। अब इसके पीछे का लॉजिक तो अच्छे से समझ गए, लॉजिक समझ में आया तो आराम से फॉर्मूला कभी भी बना सकते हो। अब देखो क्रिस क्रॉस मेथड से कैसे बनाया है, बहुत ईजी है क्रिस क्रॉस मेथड। ये जो नंबर ऑफ़ आयन यहाँ पे दिया गया है इसको इसका बेस बना देना है, ये जो नंबर ऑफ़ आयन दिया गया है इसको इसका बेस बना देना है, एकदम सिंपल है। तो हम लोग पहले लिखेंगे बिना आयन के सबको लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे Al और SO4 बिना आयन के, ऊपर जो सिंबल था सिंबल के साथ आयन था उसको हम लोग नहीं लिखे। और अब क्या करेंगे, इसको हम लोग लिख देंगे इसके बेस में, यहाँ पे 3 लिख देंगे और इसको लिख देंगे इसके बेस में, यहाँ पे 2 लिख देंगे। वही फॉर्मूला फिर से बन गया।
तो यहाँ पे लॉजिक भी समझना है और ट्रिक भी समझना है, तभी आसानी से फॉर्मूला को लिख पाओगे। अब आते हैं थर्ड एग्जाम्पल पे। थर्ड एग्जाम्पल में भी दो आयन्स लिया गया है, पहला है कैल्शियम आयन और दूसरा है कार्बोनेट आयन। इन दोनों को यूज़ करके, इन दोनों को रिएक्ट करवा के एक नया सब्सटेंस बना जिसका नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट, और इसका फॉर्मूला होता है CaCO3। ये सब रट जाना है फॉर्मूला को। अब देखो कैल्शियम कार्बोनेट जो है, इसका फॉर्मूला जो ये आया है, ये आता है या नहीं इसको हम लोग चेक करेंगे दोनों मेथड अप्लाई करके, जिक्सॉ पजल वाला मेथड भी और क्रिस क्रॉस मेथड वाला भी। तो अब देखते हैं सबसे पहले जिक्सॉ पजल वाले मेथड से। यहाँ पे क्या है, Ca जो कैल्शियम है उस पर 2+ है, तो मतलब Ca का अगर हम लोग जिक्सॉ पजल का पार्ट बनाए तो उसमें 2 एक्स्ट्रा पोर्शन निकला होगा, एक एक्स्ट्रा पोर्शन, ये दूसरा एक्स्ट्रा पोर्शन, 2 एक्स्ट्रा पोर्शन निकल गया इसमें। अब क्या है CO3, तो CO3 में क्या है 2- मतलब 2 गैप होगा उसमें, तो यहाँ पे बनाते हैं 2 गैप, एक गैप ये हो गया और ये दूसरा गैप हो गया, और इसको हम लोग पूरा कर देंगे। अब यहाँ पे देखो 2 एक्स्ट्रा पोर्शन, 2 गैप, दोनों एक दूसरे को फिल कर देगा। ये हमने बनाया था किसके लिए, Ca के लिए, और ये हमने किसके लिए बनाया था, CO3 के लिए। अब यहाँ पे देखो एक कैल्शियम और एक कार्बोनेट, दोनों एक दूसरे को फुलफिल कर लेता है, इसको और कुछ नहीं चाहिए। मतलब कैल्शियम भी एक चाहिए हमें और CO3 भी हमें कितना चाहिए, एक ही चाहिए। तो इसको अब हम लोग सिंप्लीफाई करके कैसे लिखेंगे, ये तो 1 को तो हम लोग नहीं रहने देंगे, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा CaCO3। जो फॉर्मूला यहाँ पे गिवन था वो तो आ गया। अब देखते हैं कि क्रिस क्रॉस मेथड से वो आता है कि नहीं। क्रिस क्रॉस मेथड में सबसे पहले तो हम लोग जो रिएक्टेंट है उसका सिंबल यहाँ पे लिखेंगे, पहला है Ca और दूसरा रिएक्टेंट है CO3। अब ध्यान से देखो हम लोग करते क्या थे, इस वाले 2 को बिना साइन के, सिंबल को नहीं लाना है, सिर्फ 2 को, नंबर को यहाँ पे लिख देंगे और इस वाले नंबर को यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखो दोनों तरफ 2 ही आ जाएगा, Ca के साथ भी 2 ही आएगा और CO3 के साथ भी 2 ही आएगा। लेकिन यहाँ पे तो कुछ और फॉर्मूला गिवन है, 2 तो कहीं दिख नहीं रहा है। यहाँ क्या है CaCO3, लेकिन यहाँ पे क्या आया Ca2, CO3 वो भी 2। फाइनल फार्मूला से जो ये दोनों 2 गायब हो गया, उसका रीजन यहाँ पे बताया गया है। हेयर द कॉमन फैक्टर बिटवीन द नंबर्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू द 2 चार्जेस इज 2। अब यहाँ पे देखो ये जो 2 है और ये जो 2 है, दोनों का कॉमन फैक्टर 2 है, तो इसको हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अगर कैंसिल आउट होता है तो कैंसिल आउट कर देना है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये Ca1 हो जाएगा और CO3 ये भी 1 हो जाएगा। तो 1 तो हम लोग लिखते नहीं है नॉर्मली, हम लोग कैसे लिखेंगे CaCO3। तो ये भी करना है, कहीं पे कॉमन फैक्टर बचना नहीं चाहिए, उसको कैंसिल आउट करके हटा देना है। 2 आयंस के मिलने के बाद जो सब्सटेंस बनता है उसका केमिकल फार्मूला लिखने का जो भी नियम हमने फॉलो किया उसी को यहाँ पे समराइज करके 3 पॉइंट्स में गिवन है। तो इसको भी एक बार रीड कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या गिवन है, सिंबल्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर रिटेन एंड देयर चार्ज इज रिटेन ऑन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द सिंबल। मतलब कोई भी जो पॉजिटिव या नेगेटिव आयन है उसका पहले हम लोग नाम लिखते हैं, जैसे कि सोडियम का Na, क्लोराइड का Cl, और इसका जो चार्ज है उसको हम लोग टॉप राइट कॉर्नर पे लिखते हैं। जैसे कि सोडियम का +1 होता है तो प्लस लिखते हैं, क्लोराइड का माइनस होता है तो हम लोग माइनस लिखते हैं। 1- अगर 2- होता ना तो हम लोग ऐसे लिखते हैं Cl2- ऐसे लिखते हैं, लेकिन 2- इसमें नहीं होता है। सेकेंड जो पॉइंट है उसमें लिखा है कॉमन फैक्टर इफ एनी। अगर कोई कॉमन फैक्टर हमें मिल जाता है ना, इज रिमूव्ड इन द चार्जेस ऑफ द 2 आयंस। अगर कोई कॉमन फैक्टर मिल जाता है तो उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं, जैसा कि हमने एग्जांपल नंबर 3 में देखा था। यहाँ पे क्या था कि हम लोग जब क्रिस क्रॉस मेथड से इसका फॉर्मूला बनाए तो क्या आया था, Ca2 CO3 और ये भी 2, तो ये 2 कैंसिल हो रहा था, दोनों अलग अलग आयंस का जो कॉमन फैक्टर है दोनों का कैंसिल हो रहा था, 2 इसका कॉमन फैक्टर आ रहा था, इसीलिए इसको हम लोग कैंसिल आउट करके इसका फाइनल फार्मूला लिखे CaCO3। दोनों जगह 2 नहीं लिखे थे, तो वही चीज़ यहाँ पे सेकेंड पॉइंट में बताया गया है। थर्ड पॉइंट में लिखा है चार्जेस ऑफ 2 आयंस आर क्रिस क्रॉस्ड। 2 आयन के चार्जेस को हम लोग क्रिस क्रॉस कर देते हैं। दीज क्रिस क्रॉस्ड नंबर आर नाउ रिटन एट द बॉटम राइट ऑफ द सिंबल ऑफ 2 आयंस। उसके बाद उसको हम लोग बॉटम राइट में लिखते हैं, यानी कि नीचे में राइट में लिखते हैं, क्रिस क्रॉस करेंगे। और इसका फॉर्मूला कैसे हो जाएगा, Na1 क्योंकि यहाँ पे एक नेगेटिव आयन है, और उसके बाद Cl1 क्योंकि यहाँ पे एक प्लस का चार्ज है, तो यहाँ पे इसको हम लोग Na1 Cl1, इसको भी आगे सिंप्लीफाई करके हम लोग NaCl लिख देते हैं। दिस गिव्स अस द केमिकल फार्मूला ऑफ द सब्सटेंस, और उसके बाद हमें उस सब्सटेंस का केमिकल फार्मूला मिल जाता है।
आई होप इस वीडियो में मैंने जितना कुछ एक्सप्लेन किया सभी आपको अच्छे से समझ में आया होगा और कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। इनकेस अगर कोई डाउट रह गया तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, और आप अपनी क्लास का कोई भी नोट्स जो भी अवेलेबल है मेरे पास उसको आप डाउनलोड कर सकते हो हमारे वेबसाइट davguru.in से। आप उस पर जाओगे, चैप्टर का नाम सर्च करोगे, चैप्टर का नाम आ जाएगा और उस पर क्लिक करने के बाद आपको जो भी नोट्स अवेलेबल होंगे उसको डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में इसके आगे वाले टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो।